So hello and welcome back to every one of you to our channel Crunch with Commerce, and now we are back with again the new session जो कि 2023-2024 बैच। और हमने ऑलरेडी ही 2022-2023 बैच के लिए वीडियोस अपलोड करी थी, क्योंकि आपको नाम से पता लग रहा होगा कि हमारा चैनल बेसिकली कॉमर्स का ही है, तो हम यहाँ पे कॉमर्स की ही अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको और वीडियोस नहीं मिल सकती, बट यहाँ पे कॉमर्स का ज़्यादा बोलबाला है, ठीक है। तो जो क्लास 11th में आए हैं, जिनके लिए 10th के बाद कॉमर्स इज़ लाइक कुछ तो नया है, ठीक है। तो जिन्होंने नया सब्जेक्ट चूज़ किया है उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आना जायज़ है। तो अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगी इस चैनल पर वो पढ़ाऊंगी अकाउंटेंसी, राइट। अकाउंटेंसी CBSE ISE दोनों में ही आया होगा, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा वो अकाउंटेंसी का चलेगा। अब थ्योरीटिकल आप लोग क्या करते हैं, स्कूल्स में भी समझ लेते हैं, है ना, पर आपको दिक्कत कहाँ आती है, प्रैक्टिकल्स में, क्योंकि प्रैक्टिकल्स को आपको उस चीज़ को ब्रीफ करना होता है। तो मैं आपको हर एक टॉपिक, मैं थ्योरी भी कराऊंगी, बट मैं ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर प्रैक्टिकल में कटते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल की आपको हर एक वीडियो मिलेगी दोबारा से, हर चीज़ का नया सेशन, नए सिलेबस के हिसाब से, अपडेटेड के हिसाब से, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब चीज़ें तरीके से, क्या ट्रिक्स लगानी है, किस तरीके से हमें उन चीज़ों को याद रखना है, वो सब चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, वैसे आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, जो आपका क्लास 11 के पूरे सिलेबस में सबसे पहला जो चैप्टर है, जहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होगा, राइट। तो हमें पहले थोड़ा सा उसका बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन पे इसी वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर कोई बहुत बड़ा नहीं है कि इसके लिए मैं 50 वीडियो बनाऊँ, ये एक वीडियो में टॉपिक कवर हो सकता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, इस चीज़ को दिमाग में रखना कि अगर एक बार समझ लिया तो ये चैप्टर इज़ चुटकियों का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली हमारा होता क्या है, ठीक है। पहले आप देखो स्क्रीन पे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, टर्मिनोलॉजी लिख रखी है। तो यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, उन चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उनको ब्रीफ आउट करेंगे। और ये क्या शो करेगा कि मेरी एसेट्स और लायबिलिटीज़ आर ऑलवेज इक्वल। मेरी एसेट्स क्या होती है, जो चीज़ मैंने एक्वायर कर रखी है, जिनको मैंने बाय कर रखा है, जिन पे मेरा हक है, और लायबिलिटीज़ जो मेरी उधारी है। तो हमने ये माना है कि कोई भी अगर बिजनेस चल रहा है तो उसके पास जितनी एसेट है वो इतनी होनी चाहिए कि उसकी बाहर की लायबिलिटीज़ मीट हो पाए, वो अपनी उधारी को चुका पाए, ठीक है। पहली चीज़ ये है। अब इसके फीचर्स में पहले दो फीचर तो यही आ गए कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल। थर्ड फीचर आता है कि इट इज़ अ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अगर आपने थ्योरेटिकल को क्लियर रखा है तो मैं बता देती हूँ। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी चीज़ अगर डेबिट हो रही है तो उसके बदले कोई भी चीज़ क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फर्नीचर आ रहा है, ठीक है, आप दुकान पे गए, फर्नीचर लेके आए, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो आपके यहाँ से पैसा गया भी है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन का अगर डेबिट इफेक्ट है तो उसका क्रेडिट इफेक्ट भी होना चाहिए। इसलिए ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है ये मान के चलती है कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो कोई चीज़ घट भी रही है, तो वो दोनों चीज़ों को मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। अब इस चीज़ के लिए एक इक्वेशन होती है जिसके बेसिस पे हम पूरा चैप्टर की प्रैक्टिकल करेंगे, वो है एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटीज़। मतलब इक्विटीज़ में हमारे दो पोर्शन आते हैं, एक आता है आउटसाइड लायबिलिटी, एक आता है ओनर्स इक्विटी। आउटसाइड लायबिलिटी क्या होता है कि जो हमने बाहर वाले लोगों का पैसा उठा रखा है, ठीक है, तो बाहर वाले लोगों की उधारी। और ओनर्स इक्विटी जो हमारा मालिक है, जो ओनर्स हैं या पार्टनर्स हैं या जो भी है, उन्होंने जो पैसा लगा रखा है, या जो स्टार्टिंग में हम मान लो हम लोग दुकान शुरू करने वाले हैं कोई मोमोज़ की, ठीक है, तो मैंने जो मोमोज़ के ठेले में पैसा लगाया है, स्टार्टिंग में करने के लिए पैसा लगाया है, वो क्या है, मेरा कैपिटल है। तो वो मेरी क्या होगी, कैपिटल। और जो मैंने लोगों से उधारी ले रखी होगी कि भाई इस सामान के लिए ये है, उस सामान के लिए वो है, तो वो इसमें आएगा। तो वो दोनों चीज़ों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, इक्विटीज़। तो ये माना जाता है कि हमारी एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू इक्विटीज़, मतलब लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ताकि अगर कोई बाहर की उधारी है, कुछ भी है, तो उस चीज़ को हम मीट कर पाए। हमारे पास इतनी एसेट्स होनी चाहिए। इज दैट क्लियर कि हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए कि हम बाहर वालों की उधारी लौटा सकें, चाहे वो हमारी किसी चीज़ के टर्म में हो, चाहे हमारे पैसे के टर्म में हो। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें इसकी थ्योरी में इससे ज़्यादा कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे।
राइट। अब हम एक एक करके सारी ट्रांजैक्शंस को पढ़ेंगे। हमने से पहले थ्योरी का छोटा सा पोर्शन पढ़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, अब प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नियर अबाउट आपकी 12 एंट्रीज या एडजस्टमेंट होती हैं जो आपको करनी है और मैं आपको उनको डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो जुड़े रहना और इसको आराम से तरीके से पढ़ना कि क्या पढ़ना है। सबसे पहले है, देखो इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसका सबसे पहला फॉर्मेट होता है सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन जो आपको क्वेश्चन में दी होगी वो एज इट इज़ लिखनी होती है। फिर आपके दो पोर्शन मैंने बताया, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, है ना। यही बोला गया था ना कि हमारे एसेट किसके इक्वल होते हैं, इक्विटीज़। मतलब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये पूरा पोर्शन जो होता है ये इक्विटी के इक्वल होता है। तो इक्विटीज़ में दो पोर्शन, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। कैपिटल को बिल्कुल कोने में खिसका देना है क्योंकि उसमें बहुत कम चीज़ें आएंगी, पर लाइबिलिटीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, राइट। तो आप थोड़े से इसके लिए स्पेस छोड़ के रखना। अब सबसे पहले आपको एक और स्पेस छोड़नी है जहाँ पे हम बताएंगे कि एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स हैं हमारे पास जो हमें लिखनी है। तो अब देखो एसेट्स और लाइबिलिटी को इक्वल करना है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शंस। तो हमें उनके लिए स्पेस छोड़नी है, छोटा छोटा लिखना है, थोड़ा सा स्पेस कंपाइल करके लिखना, वरना कॉपी में नहीं आ पाएगा एक बारी में, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे है पहली एंट्री, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ये बोल रहा है कि एक बिजनेस शुरू हुआ और उसके अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, और वो जो बिजनेस शुरू हुआ वो कैश से शुरू हुआ। मतलब जो इंसान था जिसने बिजनेस शुरू किया, फॉर एग्जांपल हमने जो मोमोज का ठेला लगाया, ठीक है, हमने उसमें कैश इन्वेस्ट किया है। तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई हैं, एक मेरे पे कैश आया है, एक मेरे पे उस कैश जो भी ओनर पैसा लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर हमें इनको मैच करना है ना, तो या तो इस एसेट की साइड पे ही एक चीज़ बढ़ेगी घटेगी, या लायबिलिटी की साइड पे एक चीज़ बढ़ेगी घटेगी, या अगर इधर भी बढ़ रही है तो इधर भी बढ़नी चाहिए, इधर भी घट रही है तो इधर भी घटनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक 3 टाइप्स की होंगी एडजस्टमेंट, वो हम बाद में भी समझेंगे अकॉर्डिंगली। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इधर बढ़ रही है तो इधर भी घटनी चाहिए, इधर बढ़ रही है इधर घटनी चाहिए, और अगर दोनों साइड पे बढ़ रहा है तो बढ़ो वरना घटो, तब मैच होगा, वरना मैच नहीं होगा, जो मैथ्स में भी होता है हमारा बेसिकली, ठीक है। तो इसने कहा कि हमारा बिजनेस शुरू हुआ कैश से, तो मैंने क्या किया, एसेट के अंदर डाल दिया यहाँ पे एक कैश का कॉलम, और उस कैश में मैंने क्या लिख दिया, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये आए, और वो 50,000 रुपये किस पर्पज़ से आए, मेरे कैपिटल के पर्पज़ से। तो मैंने उसे यहाँ पे उठा के 50,000 रुपये लिख दिया, ठीक है। ये वाली ट्रांजैक्शन क्लियर है। उसके बाद आता है मेरे पास परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। मतलब मैंने एक फर्नीचर खरीदा है, मैंने एक एसेट खरीदी है। उस एसेट को खरीदने को मैंने कैसे खरीदी, कैश दे के खरीदी, उधारी पे नहीं ली है, मैंने कैश दिया है। तो मैंने जब कैश दिया तो मेरे पे ऑलरेडी कैश का कॉलम बना हुआ था, और फर्नीचर मेरा क्या होता है, लायबिलिटी तो होती नहीं है, तो मेरे पे पैसा आ रहा है, ये मेरी एसेट होती है, ठीक है, क्योंकि इसका आगे मुझे बेनिफिट मिलेगा, मैंने किसी चीज़ को एक्वायर करा है, अर्न करा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा फर्नीचर, एक नया प्लस करके, प्लस का सिंबल आना चाहिए, इक्वल्स टू हर स्टेप पे होना चाहिए, इसके नंबर कटते हैं वरना। फर्नीचर में मैंने क्या लिखा, 20,000 रुपये, क्योंकि 20,000 का फर्नीचर मैंने लिया है, और जो मैंने लिया है वो कैश में लिया है, तो कैश में से 20,000 मैंने सबट्रैक्ट कर दिए। तो इसी साइड पे एक चीज़ माइनस हुई, इसी साइड पे एक चीज़ प्लस हुई, इसका मतलब ये बैलेंस हो जाना चाहिए ना, ये बैलेंस हो जाना चाहिए मेरा। तो एक अब देखो, माइनस की जब भी कोई चीज़ हमें शो करनी होती है वो करनी होती है ऐसे ब्रैकेट बना के। तो मैं ज़रा इसे बैलेंस करती हूँ, बैलेंस चला था 50,000, 50,000 में से 20,000 गए, कितने बचे, 30,000 रुपये, और 20,000 रुपये यहाँ पे आ गए क्योंकि फर्नीचर ऐड हो गया, इक्वल्स टू कैपिटल तो उतनी चल रही है 50,000 रुपये। तो क्या मेरा मैच हो गया, 30 + 20 50, और 50, हाँ मैच हो गया। इसका मतलब मैं अभी तक सही करती हुई आ रही हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स फॉर कैश क्या होता है, जब हम गुड्स बोलते हैं, अब हम यहाँ पे कोई एसेट का नाम नहीं ले रहे, कोई भी चीज़ नहीं बोल रहे, गुड्स बोल रहे हैं। गुड्स वो चीज़ होती है जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा मोमोज का ठेला था, ठीक है, वो ठेला तो मेरे लिए एसेट है, लेकिन जो वो मोमोज की डंपलिंग ला रही हूँ मैं रोज़, उस मोमोज के लिए जो मसाले ला रही हूँ मैं रोज़, वो सब मेरे क्या गुड्स हैं जो मुझे लाने हैं, और उसी चीज़ में मैं डील कर रही हूँ। तो वो चीज़ जो होती है वो हमेशा हमारी किस में आती है, स्टॉक की हेडिंग में। अगर हम बोल रहे हैं कि हमने गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स सामान नहीं है, गुड्स वो वाला सामान है जो हमें बेचना है, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए उसको अलग से ऐड नहीं, उसको कौन सी चीज़ में ऐड होगा, गुड्स आते ही स्टॉक में ऐड होगा, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो मेरे यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश, फॉर एग्जांपल मैं 5,000 के मोमोज की डंपलिंग लेके आई, तो मैंने उसको स्टॉक में ऐड किया। अब जब मैं स्टॉक में लेके आई हूँ,
तो मैंने उसके बदले कैश पेमेंट करी है, तो मैंने कैश में से 5000 सबट्रैक्ट कर दिए। क्या इसका इफेक्ट कैपिटल पे कुछ आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, कैपिटल में थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे हम। ये तो कैश में गया और स्टॉक आ गया, तो इस साइड पे माइनस हुआ प्लस हुआ, ये ऑब्वियसली बैलेंस हो गया, जीरो हो गया नेट इफेक्ट। तो 30 में से 5 गए, 25,000। 20 हमारा ऐसे चलेगा क्योंकि फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया। अब एक हेडिंग बढ़ गई, कौन सी? स्टॉक की, 5000 स्टॉक का, तो 25 और प्लस 25 50 हो गए, और ये 50 चल ही रहा था, तो ये मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज की 3 ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मैं मोमोज की डंपलिंग लेके आई, पर मैंने अभी कैश पे पेमेंट नहीं करी। मैं जिससे लेके आती हूँ ना, उसको मैंने उधारी पे लिया है अभी उससे। तो जब मैं किसी से उधारी लेती हूँ तो वो बंदा मेरा क्या बनता है? क्रेडिटर बनता है, राइट। तो जब वो मेरा क्रेडिटर बनता है तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में आएगा ऑब्वियसली। तो लाइबिलिटीज़ के अंदर, ये आप पूरा लिखना, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा छोटा लिखा है। तो लाइबिलिटीज़ के अंदर आप क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लिख के और फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे क्रेडिटर्स में 5000 रुपये की उधारी बढ़ गई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 5000 रुपये उधारी बढ़ गई, और मेरे स्टॉक में 5000 और बढ़ गया, क्योंकि मैं 5000 की मोमोज डंपलिंग और ले आई। मेरी दुकान अच्छी चल रही है, मुझे 5000 मोमोज की और ज़रूरत थी, मैं ले आई। मैंने 5000 रुपये खर्च करे और क्रेडिटर्स यहाँ पे बढ़ा दिए। तो मैं यहाँ पे बैलेंस करूँगी 25,000, 20,000, 10,000, कितने हो गए? 20, 30, 55 हो गए, और ये 5000 और ये 50, तो कितने हो गए? ये भी मेरे 55 हो गए। तो यहाँ पे क्लियर है, दोनों साइड मैच होती हुई चल रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है सोल्ड की चीज़ें। कोई चीज़ अगर मैंने बेची है, पहले तो बहुत सिंपल है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने जो मोमोज की डंपलिंग लाई, अब मैंने उसको बेचना शुरू किया। ठीक है, जब मैंने उसे बेचा तो मेरे पे कैश आया। भाई बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सीधा कैश देते हैं, ठीक है, या पेटीएम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो मेरे पे कैश आ रहा है। तो क्या हो रहा है? जो मैंने गुड्स बेचा, उन्होंने कहा कि तुमने 5000 के मोमोज बेचे और तुम्हें 5000 रुपये ही मिले, कोई ऊपर नीचे नहीं करा, तुमने उतने ही कमाए हैं। तो स्टॉक में से 5000 गए, तो मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि जो 5000 मैं लेके आई थी, मैंने उसमें से 10,000 लाई थी, 5000 मैंने उसमें से बेच दिए, और वो उसका मुझे बदले में कैश मिल गया, तो मैंने कैश में उसको ऐड कर दिया। क्योंकि इसी साइड पे प्लस माइनस हो गया तो नेट इफेक्ट 0 हो गया, तो मुझे आगे की कोई टेंशन नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? बैलेंस कर दूँगी। ये हो गया 30,000 रुपये, ये हो गया 20,000 रुपये, 10 में से 5 गए, 5,000 रुपये, ये 5 ही चल रहा है, ये 50 ही चल रहा है, तो 55 अभी भी बचे, 55 अभी भी बच रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? इस वाली ट्रांजैक्शन पर स्टार मार्क लगा लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, राइट। यहाँ है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2000 ऑन क्रेडिट फॉर 3000। मतलब आपके जो गुड्स थे जिनको आप खरीद कर लाए थे 2000 रुपये में, वो आपने पहली बात तो बेचे 3000 में, मतलब प्रॉफिट तो हुआ है, और बेचे भी कैश में नहीं है, क्रेडिट पे है। मतलब जिसको बेचे हैं उसने कहा कि भैया मैं अभी पैसे दे दूंगा या दे दूंगी, तो अभी आपको रुकना पड़ेगा, आपकी उधारी बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा। मेरे 2000 की कॉस्टिंग थी गुड की, तो सबसे पहले स्टॉक में से मैंने 2000 हटाए, क्योंकि इतने की लाई थी तो इतने के हटा दिए। फिर मैंने उधारी पे दिए हैं, तो जिनसे हम उधारी पे देते हैं जिनको, वो डेटर्स में आते हैं, तो 3000 के डेटर हो गए। अब ये तो 2000 माइनस हुआ, 3000 प्लस हुआ, 1000 का डिफरेंस आया। अब वो 1000 मेरा क्या था? प्रॉफिट था। तो जब भी मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा, वो हमेशा किस में जाता है? कैपिटल अकाउंट में। तो अगर मान लो ये 2000 का होता, मैं 1000 का बेचती, तो वहाँ पे 1000 लेस हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1000 एक्स्ट्रा में बेचा है, तो मैंने 1000 यहाँ पे प्लस कर दिया। ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इसको बैलेंस करके देखते हैं। ये हो गया 30,000, 20,000, 3, 3, 5, 51, तो ये हो गया 6, और ये 6 और भी ये हो गया पूरे हमारे पास 51 और 56। हाँ ठीक है, ये भी 56, वो भी 56। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपको ये 6 ट्रांजैक्शन क्लियर हो गई। ठीक है, परचेज की 3 थी, सोल्ड की ठीक थी, और कमेंसमेंट की थी। अब आता है रेंट, सैलरीज पेड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप जो ठेला लगा रहे हो, उसको ठेला लगाने के लिए आपको रेंट देना पड़ रहा है दुकान वालों को, उनके सामने लगाने के लिए। ठीक है, कार्ट का रेंट देना पड़ रहा है, और जो बंदा वहाँ पे खड़ा है, मतलब आप तो मालिक हो, आप नहीं खड़े हो रहे हो, आपने किसी को रख रखा है, उसको सैलरी देनी है। तो जो सैलरी देनी है और रेंट देना, और हमने यहाँ लिख दिया है वर्ड पेड, कि हमने उसको साथ साथ पे कर दिया है, तो कैश में से कम होगा। फॉर एग्जांपल मुझे रेंट देना था 2000 और उसकी सैलरी थी 3000 रुपये, जैसे हमने बहुत कम सैलरी दी है, हमने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर दी उसके साथ, लेकिन फिर भी कि 2000 हमने रेंट दिए हैं और सैलरीज हमने 3000 रुपये दिए हैं, तो यहाँ से पहले कम हुआ कैश में से। अब देखो, ना तो कोई एसेट बढ़ रहा है,
ना कोई लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? तो जब किसी भी चीज़ की ऐसी है कि उसको हम साथ साथ पे कर रहे हैं, उसके बदले में ना तो कोई एसेट बढ़ रही ना कोई लायबिलिटी बढ़ रही, तो वो सीधा सीधा कहाँ से लेस होगा? मेरा कैपिटल अकाउंट से। तो मैंने यहाँ से उसको लेस कर दिया। क्लियर है ये वाली चीज़? तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 30,000 में से 5,000 गए 25, ये हो गए 25, एक सेकेंड, 25, 20,000, 3,000, 3,000 ये हो गए 6, और ये हो गए 45, तो 51 बैठ गए, और ये 5,000 और 46, 51 बैठ गए। यहाँ तक क्लियर है? ये वाली चीज़ सॉर्टेड है। ठीक है कि जब भी किसी चीज़ की हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसको एज इट इज़ मान के चलना है कि कैपिटल में से लेस हो जाएगा। फिर है विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ क्या होता है कि जब भी एक प्रोपराइटर है या कोई भी बंदा है या कैपिटल लगा रहा है, वो अपने बिजनेस में नहीं लगा रहा उस पैसे को, उसने उस बिजनेस के पैसे में से कुछ पैसा निकाल के अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया है। फॉर एग्जांपल हमारा मोमोज़ का ठेला था, हमारे मोमोज़ के ठेले में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, लेकिन उस पैसे में से जो मैंने पैसा लगा रखा था, फॉर एग्जाम्पल आप ही हो, ठीक है, आपका कोई मतलब कोई दोस्त है या कुछ है, आपको पार्टी देनी है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपको बहुत शेखी दिखानी है उनको, है ना, बहुत एकदम अपनी वो बनानी, क्या बोलते हैं, रेपुटेशन बनानी है दोस्तों में, तो आपको रेपुटेशन बनाती है, आपने उसमें से पैसा निकाल लिया जस्ट फॉर एक्सपेंडिंग ऑन एल्कोहल, है ना, स्मोकिंग करनी है और आपको हुक्का जाना है, हुक्का बार जाना है, ये सब चीज़ें आपने कर ली, तो उसके लिए जो आपने पैसे निकाल लिए वो क्या हो गया, पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि आपने उसको बिजनेस में नहीं लगाया, बिजनेस को ग्रो करने के लिए नहीं लगाया है, अपने खर्चे के लिए निकाला है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग करना। अब जब ड्राइंग करी है तो आपने पैसा निकाला होगा, पैसा निकाला है तो कैश में से निकाला होगा, अगर बैंक भी होता तो बैंक में से निकाला होता, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता, और क्योंकि आपने यहाँ से निकाला है तो अब आपकी कैपिटल कम हो गई ना, क्योंकि आपने बिजनेस का पैसा निकाला है, तो वो कहाँ से कम हो जाएगा, कैपिटल में से, ठीक है। तो जब भी ड्राइंग का केस आएगा, एक तो कैश में कम होगा और एक कैपिटल में कम होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? 25 में से 5 गए 20,000, 20,000, 20,000, 30 हो गए, 3 हो गए, 50, सॉरी 3 ही थे, और 46 में से गए 41, तो ये आपका बैलेंस होते हुए चल रहा है 46,000 का। आई होप आप लोगों को ये 8 एंट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एक बार इसको दोबारा गो थ्रू कर लो, क्योंकि इसके बाद की जो 4 एंट्री है ना, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर भी रखना पड़ेगा और उनको थोड़ा सा दिमाग खोल कर सुनना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ईजी है, बस लॉजिकली सोचना है कि कहाँ से पैसा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, उधारी बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, तो वहीं से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक बार इसको गो थ्रू कर लो, फिर हम लास्ट की 4 एंट्री करते हैं, तो हमारा चैप्टर इज टोटली क्लियर फ्रॉम आवर साइड, राइट। तो हमने 8 ट्रांजेक्शंस पढ़ ली, अब हमारी लास्ट की 4 ट्रांजेक्शंस हैं। तो पहले इन टर्म्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद इनका हम इफेक्ट समझेंगे। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है कि हमारे एक्सपेंस ड्यू हो चुका है बट उसको हमने पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि आपकी रेंट की तारीख आ गई पर आपने रेंट पे नहीं किया, जैसे 7 तारीख या 8 तारीख आपको रेंट पे करना होता है, तारीख आ गई बट आपने उस तारीख को भी पे नहीं किया, तो उस तारीख पे हमें रिकॉर्ड करना है, तो उस तारीख पे वो एक्सपेंस क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग, कि अभी आपको पे करना है, आपकी लायबिलिटी है। तो ये कहेंगे एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, ठीक है। तो अब एक्सपेंस हमने किया नहीं, मतलब हो तो चुका है बट हमने कैश में नहीं दिया, तो कैश में नहीं आएगा, एसेट का मतलब नहीं है, तो इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, लायबिलिटी में, कि ये मेरी लायबिलिटी है जो मुझे चुकानी है। तो मैंने फॉर एग्जांपल 10,000 का रेंट था, वो मैंने दिया नहीं, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्योंकि मैंने कैश में तो दिया नहीं है, पर मैंने ये मान लिया ना उस तारीख को कि मैंने कर दिया है, पर मतलब एक्चुअली में मुझे आगे करना है, तो वो मैं कैपिटल में से लेस कर दूंगी। तो इसका इफेक्ट सेम साइड रहेगा, लायबिलिटी में आप प्लस कर दोगे अलग से कॉलम बना के और कैपिटल में से लेस कर दोगे। फिर आते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जैसे हमारा प्रीपेड रिचार्ज होता है कि आपने पहले ही पैसा दे दिया फिर उसको पूरे महीने यूज़ कर रहे हैं, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल वही रेंट वाला, ठीक है, कि मैंने प्रीपेड कर दिया रेंट और फिर मैं पूरे महीना उसका स्टे करूँगी, तो उस तारीख पे जिस तारीख पे मैंने पे किया है उस तारीख का खर्चा नहीं था ना, वो आगे का खर्चा है, तो एक्चुअली में ये मेरे लिए एसेट है, क्योंकि अब मुझे इसका बेनिफिट पूरे महीने मिलेगा। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे,
प्रीपेड एक्सपेंस एसेट साइड पे, और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, और क्योंकि मैंने पेमेंट कर दी है तो कैश में से वो लेस हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैं आउटस्टैंडिंग की बात करूँ और प्रीपेड की बात करूँ तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड पे प्लस होगा और कैपिटल में से लेस होगा, और प्रीपेड मेरा कैश में से लेस होगा और एसेट साइड पे ही प्लस हो जाएगा। मतलब इन दोनों का इफेक्ट सेम साइड ही रहेगा अपने अपने पास, ठीक है। फिर आता है एक्रूड इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी ट्यूशन टीचर से पढ़े, ठीक है, उन्होंने आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, पूरे महीने पढ़ा दिया, सब कर दिया। अब तारीख आ गई, उस तारीख को, मतलब उनका महीना होता है 1 तारीख को, 1 तारीख तक उन्होंने पढ़ा दिया, उनकी इनकम अर्न हो गई क्योंकि उन्होंने पूरे महीने अपनी सर्विसेज दे दी। पर आपने अभी तक उन्हें दिया नहीं, तो उनके लिए क्या हो गई? एक्रूड इनकम, कि उन्होंने कमा ली है क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विसेज दे दी पर उनको कैश में नहीं मिला, तो इसको बोलते हैं इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, राइट। तो इसका क्या होगा कि इनकम मिली तो नहीं है पर कमा ली है, क्योंकि अब है तो मेरे लिए एसेट, क्योंकि मुझे मिलेगी, तो एक्रूड इनकम यहाँ लिखूंगी और ऐड कर दूंगी, मतलब पूरा लिखना आप लोग। और क्योंकि मैंने कमा ली है, एक्चुअली में मुझे मिला नहीं है पर कमा ली है, तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैपिटल में। जैसे आउटस्टैंडिंग में भी था कि हमने पेमेंट तो नहीं करी थी पर एक्चुअली में हम मान रहे हैं कि हमने कर दी, तो यहाँ पे ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या होता है कि मैंने इसके लिए बदले में कोई सर्विसेज दी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अर्नड इनकम की इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कोचिंग पढ़ा रही हूँ या आप किसी से भी कोचिंग पढ़ रहे हैं, आपने उनको पहले 1 महीने की फीस एक्स्ट्रा दे दी, तो अब क्या हुआ, जब मान लो 1 तारीख आई तो उनको तो पूरे महीने की फीस पहले मिल चुकी है ना, है ना। अब उनको पूरे महीने सर्विस प्रोवाइड करानी है, तो उनके लिए क्या हुआ? अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि अभी उन्होंने उसके बदले में सर्विसेज नहीं दी हैं, सिर्फ कैश मिल गया है, तो कैश तो मिल गया है तो वो तो ऐड होगा। अब उनकी तो लायबिलिटी बन रही है ना, उनकी तो लायबिलिटी बन रही है कि अब उन्हें पूरा महीने पढ़ाना है, तो अनअर्न्ड इनकम यहाँ बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कई क्वेश्चंस में आपको ये भी मिलेगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये 4 ट्रांजैक्शन क्लियर है? आई होप क्लियर होंगी, ठीक है। अब जो लास्ट की 2 ट्रांजैक्शन हैं, मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, रुको 1 मिनट। अभी जो लास्ट की 2 है, मैंने इनको रेड पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि कुछ स्कूल्स में आपको ये पढ़ाया जाता है, कुछ बुक्स में ये होता है, कुछ बुक्स में ये नहीं होता है, तो हमें नहीं पता किसके स्कूल में क्या चल रहा है ना। हमें तो जनरली पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है, तो कंफ्यूजन ना हो तो मैंने ये 2 ट्रांजैक्शन भी लिख दी हैं। तो कुछ सीबीएसई स्कूल में ये नहीं पढ़ाएंगे, कुछ आईएससी स्कूल में पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, डिपेंडिंग ऑन बुक की, भाई टीएस की बुक लग रही है, डीके की बुक लग रही है, कोई और पब्लिशर की बुक लग रही है, मतलब कोई हमें तो वो है नहीं कंपल्शन की वही बुक्स में पढ़ना है। तो इन 2 ट्रांजैक्शन को पता होना चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप छोड़ देना, ठीक है, इतना हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एक बंदा है, जैसे हमने मोमोज का ठेला खोला था, है ना, तो मोमोज का ठेला खोल के हमने अपना कैपिटल लगाया, तो अब हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि जो फर्म होता है दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटर। पर अब जब हम पैसा लगा रहे हैं तो हम फर्म से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि फर्म हमें उसका बेनिफिट देगी ना, क्योंकि मैंने वो पैसा एक बहुत लंबे टाइम तक के लिए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, तो अब उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं इसे। तो ये फर्म देती है सोल प्रोप्राइटर को। अब एक्चुअली में जो एक बंदा है जो बिजनेस चला रहा है उसी की फर्म है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये वाली ट्रांजेक्शन पहले तो यहीं से लेस हो जाएगी, क्योंकि देखो फर्म पे करेगी, इसको उल्टा कर लेते हैं हम, यहाँ पे फर्म पे करेगी, अब क्योंकि फर्म पे करेगी और अब उस बंदे को ही मिल रहा है तो उसी की कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो ये यहीं से प्लस होगा और यहीं से माइनस हो जाएगा। मतलब इसका कोई वैसे इफेक्ट नहीं आएगा, बस आपको ही दिखाना पड़ेगा माइनस और प्लस करके। इज दैट क्लियर? फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जब उसने ड्राइंग करी थी, उसने बिजनेस का जो पैसा था, प्रॉफिट था, बाहर निकाल लिया, बाहर निकाला तो उसने फर्म का जो पैसा बिजनेस में लग सकता था वो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो अब वो फर्म को उसके बदले क्या करेगा? कुछ कॉम्पेंसेट करेगा इंटरेस्ट देकर, है ना। जैसे हम उधारी ले लेते हैं फिर उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो अब जब फर्म पार्टनर ने बाहर निकाला है तो वो फर्म को देगा
अब क्योंकि वो फर्म को देगा और फर्म में कैपिटल भी उसने लगा रखी है तो वो अपनी कैपिटल से ही माइनस करके दे देगा, तो क्या होगा, फर्म को मिलेगा प्लस और अपनी कैपिटल में से माइनस। तो ये आपकी दो ट्रांजैक्शन हैं जो प्लस माइनस सिर्फ कैपिटल में ही होती हैं। तो ये आपको पढ़ना भी है, नहीं पढ़ना है, डिपेंडिंग ऑन योर टीचर्स, डिपेंडिंग ऑन योर सिलेबस, डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल, राइट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। मेन आपकी 12 ट्रांजेक्शन है जो हमने सारी पढ़ ली है, उसके बाद आपकी 2 ट्रांजेक्शन है जो मैंने क्लियर कर दी कि कहाँ पे प्लस होंगी और कहाँ पे माइनस होंगी। सो दिस वाज द ऑल सम अप ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर अब आप क्वेश्चन को छोटे से लेके बड़े तक भी जाओगे तो आपको यही ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। तो मैंने इनको एक साथ सारा समझा दिया, आपके लिए ईजी कर दिया, तो आपको कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं लग रहा है। जस्ट गो थ्रू, प्रैक्टिस करो। हम नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है इसका एक और क्वेश्चन कर लें जो थोड़ा टिपिकल सा हो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको नीड है, तो हम मूव ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे ताकि आप लोगों को इजी हो, ठीक है। तो इस चैनल पर अब आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, चाहे वो ISC हो चाहे वो CBSE हो, सबके लिए अवेलेबल रहेंगी। मैथ्स की भी वीडियो मिल जाएंगी बहुत जल्दी, ठीक है। अब हम धीरे धीरे उस सीरीज पे आएंगे, ठीक है। पहले भी सीरीज बना रखी है, जिनको क्लास 12th के UT हैं या जिनके भी हैं तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। स्टिल हम लोग अब नई वीडियोस अपलोड करेंगे विद नया जोश, विद नई एंथुजियाज्म कि हम लोग इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, पकड़ बना पाएँ। तो आप लोग पिछले वाले बच्चों की तरह गड़बड़ मत करना कि लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, 1 घंटे की हैं। अगर आप एक चैप्टर को 1 घंटा दे रहे हो, इसका मतलब आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो इससे अच्छा आपको क्या होगा, ठीक है। तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और अपडेटेड वीडियोज़ मिल सके। टिल देन, बाय बाय, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।